देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम को हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं P इक्वल टू में m मल्टीप्लाई में v। मतलब क्या है? प्रोडक्ट है ये मास और किसका? वेलोसिटी का। ठीक है, और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। क्लियर? अब यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि जो ये v है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पता है जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं स्केलर का वेक्टर से तो क्या आता है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो मोमेंटम भी क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यही किसकी होगी? आपके मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो यानी कि जो मोमेंटम होता है आपके पास, मोमेंटम ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, समझ में आ गई? वेलोसिटी क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि मास को हमने मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी से तो मोमेंटम आया। और मोमेंटम भी क्या होगा? फिर वेक्टर होगा, बिकॉज स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसका एक SI यूनिट क्या होगा हमारे पास? इसका SI यूनिट जल्दी से बता दो जरा, क्या होगा? मास का क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। ये चीज़ होगी या नहीं होगी? बताओ, इसमें कोई दिक्कत? और मोमेंटम की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? मोमेंटम की। ठीक है, अब ये तो थी मैथमेटिकली बात कि भाई मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दो वो मोमेंटम आता है। अब प्रैक्टिकली समझो कि मोमेंटम होता क्या है। देखो, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या मोमेंटम क्या मतलब है? कि कितना मोशन, मतलब कितना क्वांटिटी मोशन का एक्वायर किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने। जैसे मान लो एक आपके पास ये है एक ट्रक। ठीक है, ये ट्रक बना दिया हमने, और एक बना दी हमने कार, ये कार बना दी। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप सोचो किसका मास ज़्यादा है? दोनों में इसका मास ज़्यादा है। मान लो ये वाला मास ज़्यादा है और ये वाला मास कम है। ठीक है, कार का, ये कार का हो गया और ये ट्रक का हो गया। ठीक, और ये सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं मान लो। ठीक है, मान लो ये कोई स्पीड से चल रहे हैं जो कि सेम है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी v है और इसमें भी वेलोसिटी v है। अब आप बताओ किसको रोकना ज़्यादा इजी होगा? इस कार को या इस ट्रक को रोकना ज़्यादा इजी होगा? कार को रोकना ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज इसका मोमेंटम कम है, क्योंकि यहाँ मास कम है। यानी कि इसमें क्या है? मोशन की जो क्वांटिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस ट्रक, बिकॉज इसका जो मास है वो क्या है? ज़्यादा है, चाहे वेलोसिटी सेम है। अब इस चीज़ को समझना, क्योंकि मोमेंटम क्या है? कंबाइंड टर्म हो गई मास और वेलोसिटी की। वेलोसिटी चाहे सेम है लेकिन ये भारी है चीज़, ये क्या है? हल्की है। तो भारी चीज़ को रोकना क्या होगा? ज़्यादा मुश्किल होगा, और जो हल्की चीज़ होगी उसको रोकना थोड़ा आसान होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक रोड पे आप खड़े हो, ठीक, एक भारी पत्थर आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको इसको रोकना ज़्यादा इजी होगा या एक स्मॉल जो पत्थर आ रहा है आपकी तरफ उसको रोकना ज़्यादा इजी होगा? तो स्मॉल जो पत्थर है, जो स्मॉल स्टोन है, इसको रोकना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस बिग स्टोन, बिकॉज इसका क्या है? मास ज़्यादा है और छोटे वाले का मास तो क्या है? कम है। तो बड़े वाले का मास ज़्यादा है तो इसको तो रोकना मुश्किल होगा, लेकिन छोटे का मास कम है तो भी ज़्यादा छोटे को आप इजीली रोक सकते हो। तो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंटम क्या है? ज़्यादा है बड़े वाले में, और छोटे वाले में क्या है? मोमेंटम कम है। तो ये क्या है? मोमेंटम से आपको पता चल रहा है फोर्स का भी थोड़ा सा, है ना, किसको कितनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब ये हल्का है, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए थोड़ी फोर्स की ज़रूरत होगी। अब ये बड़ा स्टोन है जो आ रहा है आपकी तरफ, तो इसको रोकने के लिए आपको बड़ी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये फोर्स वाली कहानी जो होगी ना वो न्यूटन के सेकंड लॉ में आएगी, वो वहाँ बात करेंगे। ठीक है, अभी बस मोमेंटम को आपको समझना है, हल्की चीज़ है। अगर हम वेलोसिटी सेम की कहानी सोच रहे हैं एक नॉर्मल सा, तो मास क्या है? एक का ज़्यादा एक का कम है। ठीक है, तो मास एक का कम एक का ज़्यादा, तो हमें किसको रोकना ज़्यादा ईजी होगा? जिसका मास कम होगा। ठीक है, अब इसको उल्टा समझ लो, एक चीज़ को कैसे कर लो, जैसे मान लो दो कार हैं, ठीक है, दो कार्स ही हैं, ठीक है, दोनों कार हैं, सेम मास है, इसका भी मास m है, इसका भी। अब इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। ये वाली कार जो 1 है इसकी वेलोसिटी क्या है जी? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये वाली जो कार 2 है इसकी वेलोसिटी कम है। अब देखो यहाँ से इस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगी आपके पास कहानी, क्या कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मास अभी हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है, दोनों कार में सेम मास है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसको रोकना मुश्किल होगा, बिकॉज इसका मोमेंटम ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको रोकने के लिए। और ये क्या है? कार 2 है जिसका जो मास है वो सेम ही है जो कार 1 का था, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है। अब वेलोसिटी कम है तो क्या होगा? इसको रोकना क्या है? इजी है इसका, क्योंकि मोमेंटम कम है। समझ रहे हो? अब ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी मोशन वाली की, जो कहता है क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। इसमें मोशन अगर हम समझे वेलोसिटी ज़्यादा है और इसमें वेलोसिटी क्या है? कम है। तो यहाँ मोशन क्या है इसका?
तेज है और इसका मोशन क्या है, कम है, ठीक है। तो किसको रोकना ज़्यादा ईजी है, कम वाले को रोकना ईजी है। तो ऐसे आप समझ सकते हो किसका मोमेंटम ज़्यादा है, किसका कम है। लेकिन यही सेम बात कहाँ अप्लाई होती है, अगर वेलोसिटी सेम है और मास जो है हमारे पास अलग अलग है, तो वहाँ भी अप्लाई होता है मोमेंटम का, क्योंकि मोमेंटम देखो आपके पास यहाँ था पता चला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम भी है और वी भी है। अब इनके केसेस को समझते हैं हम, देखो अलग अलग कैसे एम के भी है कैसे वी के भी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा वेरिएशन ऑफ मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं कि जब हमने कहा एम कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट वाली कहानी जो ये मैंने अभी बताई, कार दोनों सेम है, हमारे पास दोनों कार हैं और दोनों का मास क्या है, सेम है, ठीक है। इस केस में मास सेम है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिफर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो P होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V के हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये ग्राफ भी बनाया हमने, ये वेलोसिटी हो गया x एक्सिस पे, मोमेंटम हो गया y एक्सिस पे। तो जब हमने मास कांस्टेंट कर दिया तो हमने साफ देखा कि जिसका v ज़्यादा था उसका क्या था, मोमेंटम ज़्यादा था, वेलोसिटी ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा था जब हमने मास सेम कर दिया, ठीक है। जब मैं कह रहा था कि रोकना किसको ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो मोमेंटम ज़्यादा यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मतलब क्या मोमेंटम ज़्यादा है। देख लो अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है और यहाँ पर कुछ मोमेंटम है, तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और तो मोमेंटम भी क्या हो गया, बढ़ गया ये वाला, समझ रहे हो। यहाँ कुछ है, मान लो वेलोसिटी v1 है, यहाँ मोमेंटम p1 है, अब यहाँ वेलोसिटी v2 है, अगर तो मोमेंटम बढ़ नहीं गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यही चीज़ हम देखते हैं व्हेन v इज़ कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या था, m कांस्टेंट के लिए ग्राफ था, ठीक है। ये आएगा स्ट्रेट लाइन में स्लोप इसका। अब v जब कांस्टेंट कर दिया हमने तब ये वाला ग्राफ ही बनेगा। क्यों बनेगा, ये जो मैंने कहानी बताई थी आपको कि जिसमें मास हमने क्या लिया, ट्रक का ज़्यादा लिया, कार का कम लिया, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, तब भी हमें रोकने में किसको ज़्यादा मुश्किल होगी बताओ, ट्रक को, चाहे वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसका मास तो ज़्यादा है ना। मास ज़्यादा है तो मतलब क्या है, यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। चाहे वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन मास जिसका ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। और ये वैसे भी आप नॉर्मली जो है थोड़ा सोच सकते हो कि जो भारी चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसे रोकना मुश्किल होगा, या जो कम भारी चीज़ है उसको रोकना मुश्किल होगा, जो ज़्यादा भारी चीज़ है उसको रोकना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि मोमेंटम है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मास के, क्योंकि जब आपने v कांस्टेंट कर दिया, जब v कांस्टेंट कर दिया तो देखो मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है तो उसका मोमेंटम ये है, मान लो यहाँ पर ये, ठीक है, मास m1 पे ये मोमेंटम है। अब आपने क्या किया, ये मास जो है ज़्यादा वाला क्वांटिटी ले लिया हमने अगर, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा जी, ज़्यादा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है बात। अब मेन पे आ जाओ, देखो ये जो थर्ड केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला, ये तो दोनों ईजी थे। बात करते हैं जब कहता है व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 हैव द सेम मोमेंटम। बात समझ में आ रही है, कह रहा है दो बॉडीज़ हैं, अनइक्वल मास है, मास m1 है और m2 है, लेकिन सेम मोमेंटम है। सेम मोमेंटम का मतलब क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, तो एक का मोमेंटम p1 है और जो कि p2 है वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है, सेम मोमेंटम है। तो यहाँ पर हमें पता है मास m1 होगा इसका, क्योंकि mv होता है ना, p इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, p इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, mv होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m1 ये v1 मान लो, अगर इसकी वेलोसिटी ये 1 वाला लिया है तो इस वेलोसिटी v1 होगी, और p2 में क्या होगा हमारे पास m2 और ये v2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि ये m1 है और m1 के नीचे m2 ले आओ, और ये क्या है, v2 है और ये क्या है, v1 है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर मोमेंटम सेम है तो यहाँ से एक बात पता चलती है, अगर मास 1 है तो वेलोसिटी उसके इन्वर्सली है 1 वाले की। अगर हम बात करें, ये देख लो m1 है, m1 v1 के देख लो क्या है, इन्वर्सली है, मतलब अगर मास ज़्यादा है तो उसके इसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ऐसे ही m2 के साथ है v2, यहाँ m2 है, v2 ऊपर दिया हुआ है, तो ये क्या इन्वर्सली का ऐसे होता है ना, ये नीचे है तो इस तरीके से हो गया ये नहीं। तो m क्या है, इन्वर्सली है v के। अगर हम 2 की भी बात करें, अगर यहाँ मास कम है तो मतलब v2 क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर m2 कम है तो v2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ क्या है, दोनों इन्वर्सली हैं। अब यहाँ हम m और v की बात कर रहे हैं, p तो कॉन्स्टेंट हो गया, p क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया। m और v की बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ इस ग्राफ से देखें, v और m का ग्राफ लिया है हमने और इसमें हमने क्या लिया है, मोमेंटम क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। तो इस केस में देखो जरा आप साफ समझ में आएगा ग्राफ देखने से, अगर इस पॉइंट पे ये हमारा v है तो इस पॉइंट पे ये देखो ज़रा, ये तो v हो गया, और यहाँ पर देख लो ये क्या है, मास है। तो मतलब क्या है, यहाँ मास जो है ये कम है, v ज़्यादा मास कम। अब अगर इस पॉइंट पे देखें हम, मास ज़्यादा है और v क्या है, देख लो सबसे कम आएगा, यहाँ ये वाला v आएगा, ये सबसे कम होगा, और मास तो यहाँ से देख लो कितना ज़्यादा है। ग्राफ अगर आपको समझ में आते हैं तो समझ रहे हो कि नहीं। अब इसमें देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गन और बुलेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है जी। देखो एक गन लेते हैं हम और इसमें से ये बुलेट फायर हो रही है, ठीक है। अब हम केस कौन सा ले रहे हैं, जब बुलेट फायर हो गई। जब बुलेट फायर हो जाती है तब आपको पता है बुलेट तो आगे जाती है,
ठीक है, यहाँ मतलब कोई है, मतलब बुलेट तो वहाँ चली गई, ठीक है, बुलेट तो ये जा रही है, और ये गन भी तो पीछे जाती है, ये आपको पता है, ठीक है। अभी आएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला, उसमें आपको पता है इसने एक्शन किया, इसने भी रिएक्शन किया, ठीक है। चलो ये तो अलग कहानी हो गई, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। अभी के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जब बुलेट आगे जाती है ना तो गन पीछे आती है। कभी आपने देखा हो अगर मूवीज़ वगैरह में जब वो गन चलाते हैं ना तो यहाँ शोल्डर पे लगाते हैं, जो बड़े वाली अगर हम बात करें तो जब गोलियाँ आगे निकलती हैं तो वो बंदूक जो है वो कहाँ आती है, पीछे आती है, तो उसे शोल्डर पे लगाते हैं वो, समझ रहे हो, कि बैक आती है। अगर ऐसे कहीं लगा लेंगे तो कहीं चेस्ट उसमें लग गई तो और पंगा पड़ जाना है, समझ रहे हो इतनी बात, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं अब बात क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरा जो गन है इसको मैं 1 मान लेता हूँ, और ये जो बुलेट है इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये है m1 मास और इसका क्या हो गया v1 वेलोसिटी, और इधर क्या है m2 है मास इसका बुलेट का, ठीक है, और ये किसका है, गन का है, और इधर वेलोसिटी क्या है इसकी v2 है। अब देखो आपको इतनी बात तो पता ही है कि बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बुलेट की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और गन की वेलोसिटी कम होती है, ये तो पता ही है, वो पीछे इतनी तेज़ी से थोड़ी आएगा जितनी तेज़ी से बुलेट आगे जाएगी, समझ रहे हो ना। बुलेट ही तो लगनी है आगे किसी को, गन थोड़ी लगनी है, गन तो पीछे आती है नॉर्मल, समझ रहे हो, होती है फोर्स ज़्यादा लेकिन इतनी नहीं होती जितनी ये बुलेट की जो स्पीड होती है, उस स्पीड से नहीं आती है गन पीछे, क्लियर है इतनी बात। ऐसा क्यों होता है, देखो मोमेंटम सेम है, इसका P1 है, इसका P2 है, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि P1 इक्वल टू P2 है, मतलब गन का मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, बुलेट का मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम, क्लियर इतनी बात, मोमेंटम ऑफ, ठीक। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब मास ज़्यादा है, मास तो ऑब्वियसली बात है गन का ज़्यादा होता है, तो यहाँ m1 v1 हो गया, पता है ना ये चीज़, ये वेलोसिटी कम है इसकी लेकिन जो मास है इसका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बुलेट की बात, बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास क्या है इसका, कम है, बुलेट की तो बहुत कम मास होता है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये यूनिवर्सली वाली कहानी नहीं बनती यहाँ पर, क्या बताओ, समझ में आया कि नहीं। और ये क्या है आपके पास m2 v2 बन रहा है ये वाला। अब इसको जैसे हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ लो, जैसे मान लो ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर जो ये पीछे गई है, ठीक है, ये कितनी है, मान लो ये 5 की है आपके पास, ठीक है, और इसका मास कितना है, 10 का है, तो 50 का मोमेंटम आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इस बुलेट का लगा लेते हैं हिसाब, बुलेट का कैसे, मान लो इसका जो मास है वो कितना है, 2 का है, और जो स्पीड है वो कितनी है, 25 की है, तो देखो मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ क्या है, मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये भी ये कितना आ रहा है, 50 का ही आ रहा है, बात आ रही है समझ में। तो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब यहाँ क्या था आपको कि मास और वेलोसिटी इन्वर्सली हैं, समझ रहे हो बात को या नहीं। और तब क्या यहाँ पर मोमेंटम क्या है, इक्वल ही है, ठीक है ना, मोमेंटम इक्वल यहाँ कैसे होगा ये वाली चीज़ में, अगर यहाँ m1 क्या है हमारा, ज़्यादा है इसका गन का, तो वेलोसिटी कम है, ठीक है ना, m1 ज़्यादा वेलोसिटी कम है। लेकिन अगर हम बुलेट की बात करें, बुलेट में क्या है, मास क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तब भी मोमेंटम सेम आ रहा है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी बात की, नहीं बताओ, ठीक है। तो ये था हमारे पास मोमेंटम का टॉपिक, और मेन जो बात इसमें मैंने आपको बताई कि मोमेंटम ज़्यादा है, जैसे मान लो मास ज़्यादा था इसका ट्रक का, ठीक है, तो इसको रोकना मुश्किल है, यानी कि फोर्स इसको ज़्यादा चाहिएगी, तो फोर्स डिपेंड कर रही है मोमेंटम पे, कि मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा, मोमेंटम कम है तो फोर्स कम यूज़ करनी पड़ रही है। तो ये बात हम न्यूटन के अब सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।